हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को विज्ञान सब्जेक्ट के 5 नंबर और कुछ प्रश्न 3 नंबर वाले प्रश्नों को बताऊंगा। जिसमें 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, उन्हीं अध्यायों में से 3 नंबर वाले भी प्रश्न आने वाले हैं। तो इसलिए 5 और 3 नंबर के प्रश्नों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो, जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा उनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले इस अध्याय को देखने वाले हैं। देखो, अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ। ठीक है, विद्युत धारा एवं परिपथ में 3 से 5 दोनों के प्रश्न आने वाले हैं, 3 नंबर और 5 नंबर। तो 3 नंबर और 5 नंबर में कौन कौन सा पढ़ना है। देखो, ये प्रश्न है 3 नंबर वाला। विद्युत धारा के उष्मी प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखना है। इसके बाद देखो, यहाँ पे राइट पड़ा है, इसको छोड़ देना है, सीधा इसको पढ़ना है। विभव किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। ठीक है, ऐसा ही मात्रक बताना है, ये प्रश्न है। यह विद्युत शक्ति की परिभाषा परिभाषित कीजिए। ये विद्युत शक्ति की परिभाषा पूछेगा और एक प्रश्न इसके साथ ऐड करके इसे 5 नंबर के बना सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा तो पता चला कि हाँ, ये 2 नंबर के साथ 3 ऐड करके 5 के बनाने वाला है। तो इस बार जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं प्रश्न, वो 3 नंबर ढाई ढाई करके 2 हिस्सों में भी देने वाले हैं 5 नंबर के प्रश्नों को। यही गलत चीज है। 5 नंबर में सिर्फ एक बड़ा प्रश्न देता तो 4-5 प्रश्न में मैं कंप्लीट कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे 3-3 अंक के प्रश्नों को ऐड कर रहे हैं, तो यही थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। फिर इसको देखो, विद्युत शक्ति के मात्रक जो वाट में है ना, को परिभाषित कीजिए तथा वाट व किलोवाट से संबंधित बताइए। ये प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है। और अगला है, 1 वोल्ट विभव से क्या तात्पर्य है। ठीक है, 1 वोल्ट विभव से भी क्या तात्पर्य, ये प्रश्न है। इसके बाद देखो, ये वाला जो प्रश्न है ये एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ये वाला प्रश्न दोबारा एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मान बदलेगा। मान जैसे यहाँ पे 10 दे देगा, यहाँ पे 20 दे देगा, या फिर यहाँ पे 0.6 दे देगा, है ना, यहाँ पे सिर्फ 5 दे देगा मिनट में। तो इसको कैसे बनाना है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ये वाला प्रश्न चलो नहीं आता है, तो ये वाला प्रश्न उठा सकता है। नहीं आएगा ये भी, तो मान को बदल के देगा। तो मैं आपको बता देता हूँ याद क्या करना है। देखो, ये जो प्रश्न है इसमें क्या दिया हुआ है, विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर दिया है और विद्युत धारा का मिनट दिया है ना, प्रवाहित हो रहा है। ज्ञात क्या करना है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा, है ना। तो परिमाण निकालना है, मतलब आवेश। तो आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से। तो सूत्र पहले नहीं बनाते हैं, तो सूत्र याद रखना है। तो क्यू, और ये जो तंतु है जो एम्पियर है, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे विद्युत धारा है ना, तो आई से प्रदर्शित करेंगे विद्युत धारा को। नहीं नहीं, विद्युत, हाँ, धारा, ठीक है। और ये क्या है, विद्युत धारा और प्रवाहित होने वाला समय, समय को टी से करेंगे। तो आई टी और क्यू बराबर आई टी करना है। तो आई का मान ये है और टी का मान समय ये है ना। तो आई का मान यहाँ पे रख देंगे, आई का मान 0.5 और टी का मान 20 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलो तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 60 से गुणा कर देंगे। तो इन सभी को जब गुणा करेंगे, इन सभी को, तो 600 कुलाम आएगा। समझ में आ गया। अगर मान को मैं बदल देता हूँ, इसके जगह में 10 दे देता हूँ, इसके जगह में 5 दे देता हूँ, तो भी आपको सेम टू सेम करना है। बस सूत्र याद होना चाहिए। ये जो सूत्र है ये याद होना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ से आ रहा है और ये 3 नंबर में आएगा। ठीक है, 3 नंबर और दीर्घोत्तरी प्रश्न में आएगा। तो 3 नंबर में प्रश्न आएगा और दीर्घोत्तरी प्रश्न में आएगा, तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। ये जो प्रश्न 2024 में आ चुका है, तो इसके चांसेस नहीं के बतौर है, ये छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है, तो ये प्रश्न नहीं आएगा। फिर इसके बाद फ्यूज क्या है, वह किस पदार्थ का बना होता है, ये प्रश्न भी देखना है। ये जो प्रश्न है 3 नंबर में और 2 नंबर मिला के 5 नंबर में ये देखने को मिल सकता है। एक विद्युत बल्ब 1 मिनट में 2400 जूल ऊर्जा खपत करता है, तो उस बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। और ये तो मैंने अभी बता दिया है ना आपको कैसे बनाना है। किलोवाट घंटा क्या है, इसका मान जूल में लिखिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं किसी में भी 3 नंबर वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बता, क्योंकि हर सेट में अलग अलग प्रश्न आने वाले हैं, तो सभी प्रश्न 3 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, है ना। हर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 3 नंबर का। तो देखो, ये क्या है, अगर किसी श्रेणी परिपथ में विद्युत बैटरी द्वारा 6 वोल्ट विभवांतर है, अगर पहले बल्ब पास 2 वोल्ट का विभवांतर है, तो दूसरे बल्ब के पास विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न देख लो कैसे बनेगा, है ना। किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, समांतर क्रम मतलब गुणा के फॉर्म वाला होता है।
इसके बाद 8वां भी इंपॉर्टेंट है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो गया। 9वां भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये 10वां प्रश्न आ चुका है, लेकिन इसके भी आने के चांसेस रिपीट हो सकता है, इस बार 3 नंबर में आ सकता है, तो 10वां को छोड़ना मत। ये 5 नंबर में एक बार आ चुका है, 2024 के प्रश्न पत्र में 5 नंबर में आ चुका है, तो ये रिपीट हो सकता है। ये बहुत रेयर अध्याय है, इसलिए इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, और जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनको आपको देखना ही देखना है। जैसे कि ये है, विद्युत परिपथ प्रयोग करते समय 3 सावधानी बताइए। ठीक है, ये हो गया। फिर ये भी प्रश्न हो इंपॉर्टेंट है, 3-3 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न है, 3-3 नंबर में देखने को मिलेगा ये प्रश्न, देखने को मिलेगा। तो और यहाँ पे सिर्फ सिंबल पूछा गया है, तो सिंबल को अच्छे से रट लेना। ठीक है, सिंबल अगर किसी चीज के बारे में पूछेगा तो बैटरी का निशान कैसे रहता है, मतलब वही है, सिंबल देख लो। बैटरी हमेशा हम ऐसे ही करते हैं ना। फ्यूज का कैसे रहता है, ऐसा रहता है। परिवर्ती प्रतिरोध का कैसे रहेगा, इस तरीके से रहेगा, और क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे देखो अमीटर इस तरीके से, विद्युत बल्ब को इस तरीके, सेल को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारे चित्र जो है वो याद होना चाहिए, ये प्रश्न जब आएगा तो इसी तरीके से पूछेगा। इसके बाद आते हैं लघुत्तरी पार्ट 2 में। पार्ट 2 में दूसरा प्रश्न, परिपथ का प्रभावी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको देखना है, और ये 5 नंबर में है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 5 नंबर वाला प्रश्न सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट में दूंगा। ठीक है, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके चांस 100% रहेगा, उसी को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे पढ़ो या छोड़ो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे इंपॉर्टेंट में दे रहा हूँ, जिसके चांसेस 50-50 है, और जिसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा उसका चांसेस 90 से 100 है, मतलब मैं 100 ही मानता हूँ उसको। ठीक है, ये प्रश्न नहीं, इसको छोड़ दो, कब बेकार है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का प्रश्न है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट को तो छोड़ना ही, इंपॉर्टेंट को 5 नंबर में छोड़ सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट को नहीं छोड़ना है। और 3 नंबर वाला सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के नहीं बताया हूं ना, फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। 5 में जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा उसको आपको एकदम तैयार कर लेना है, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके चांस आने के 50-50 रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट से ही प्रश्न पूछेगा मेरे हिसाब से, तो हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं देता हूँ उसी से आप तक का है, तो अभी भी मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट से आएगा। ठीक है, पेपर के समय जब आपके पास समय कम रहेगा तो आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंटों की तैयारी करना, और जब समय ठीक ठाक रहेगा तो समय के साथ इंपॉर्टेंटों को भी खींच लेना। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक 4 से ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन नामांकित आरेख बनाकर तुल्य प्रतिरोध समीकरण लिखिए, कह रहा है ना, इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, इसको देख लेना। ये प्रश्न सिर्फ इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है, आप चाहो तो पूरा छोड़ दो, इसको नहीं आता है। गणितीय प्रश्न, ऐसे गणितीय प्रश्न नहीं आते, ये भी गणितीय प्रश्न ये भी नहीं आता है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट बस में रखा गया है। आप चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है, ये भी सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न ये तो आ चुका है एग्जाम में, देखो ये अपने घर वाला है ना, ये प्रश्न 2024 में आ चुका है ये वाला, और ये से संबंधित ये भी है, तो उसी का हिस्सा है, तो 2024 में आ गया, तो इन दोनों को आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो सन 2024 में आ गया है उनमें से कुछ ही प्रश्न रिपीट होते हैं, नहीं के बतौर है, रिपीट तो होता ही नहीं है, इसलिए देखने की भी जरूरत नहीं है, समझो। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट अध्याय 12 पे। अध्याय 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से कौन कौन से प्रश्न 3 नंबर के मैं पहले बता देता हूँ। तो 3 नंबर में विद्युत मोटर क्या है ना, ये तो है 2 नंबर के। जब 5 नंबर में आ गया तो विद्युत मोटर की परिभाषा पूछ सकता है, और इसके साथ और कुछ ऐड कर सकता है। इसी तरीके से विभव वलय की विद्युत मोटर से क्या भूमिका है, ये हो गया। विद्युत जनित्र क्या है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए, 3-3 नंबर के हैं, और ये सब बकवास उसके बाद तो देखना ही नहीं है। इसके बाद देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं, ये हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम लिखिए, इसको देखना है। ठीक है, 2 अलग अलग नामों से पूछा गया है। अब डायरेक्ट आते हैं लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरा में। देखो ये प्रश्न है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, इसको आपको देखना है
है ना, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले तीन तरीकों की सूची बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है। चुंबक के 3 प्रमुख गुण बताइए, इंपॉर्टेंट है। 2 चुंबक बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का प्रश्न लग रहा है, मेरे हिसाब से नहीं है इंपॉर्टेंट, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, ये गलती से टिक हो गया है तो छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, छोड़ ही देना, नहीं आता है प्रश्न वैसे। जैसे ये प्रश्न आएगा 3 नंबर में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक दाएं हाथ का नियम, तो इसको देखना है, ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो गया, और ये रहा चौथा जो है दाएं हाथ का है। और ये धारावाही प्रणाली का चुंबकीय भांति, ये भी नहीं के बतौर है, चलो इसको देख लेना, छोड़ना मत, ये ठीक हो गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पर इतना नहीं है, 50-50 वाला इंपॉर्टेंट है ये। फिर 3 नंबर में प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा में 4 अंतर, हमेशा 3 अंतर आएगा, 4 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 अंतर 3 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लेना। फिर ये 5 नंबर का प्रश्न है, इसके जो आधा टॉपिक है ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक में है। तो ये 5 नंबर का देखा, चुंबक के कोई 3 गुण 3 नंबर में आएगा, ये जो चुंबक के 3 गुण वाला है 3 नंबर का है, ठीक है, जो पहले हमने देख लिया है इसको। अब चुंबक के गुण के लिए जैसे विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के बारे में पूछेगा तो ये भी 3 नंबर का रहेगा, तो दोनों मिला के तुम्हें 5 नंबर के देखने को मिल सकता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक, चुंबक बल रेखाओं के गुण कोई 3 कह रहा है, ये 3 नंबर का है, 5 नहीं लिखेंगे, 3 नंबर का है। 3-3 नंबर के बहुत सारे प्रश्न मिलके 5 नंबर का बनेगा, और ये डायरेक्ट 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। और ये 5 नंबर का जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो 5 नंबर में मैं कम बता रहा हूँ, अगर 5 नंबर बस के बताता ना तो कम में निपट जाता। 3-3 को ऐड कर रहे हैं, और 3-3 को ऐड करने का मतलब है कि हर एक सेट में अलग अलग प्रश्न आएगा, हर एक सेट में, ए सेट में अलग प्रश्न आएगा, बी में अलग आएगा, सी में अलग आएगा, और दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है जो 5 नंबर वाला वो सभी सेट में कॉमन रहेगा। तो इसलिए 5 नंबर वाले प्रश्न कम बताया जा रहा है, लेकिन 3 नंबर वाले प्रश्न हर सेट के हिसाब से ज्यादा बताया जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, विद्युत जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, ये भी हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ना, ये भी मोस्ट आईएमपी है। इसके बाद और कोई है क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, विद्युत चुंबक बनाइए, विद्युत बनाने के चुंबक बनाए विद्युत, ये 5 में इंपॉर्टेंट बस में रखता हूँ, मेरे हिसाब से ये नहीं आएगा, तो इंपॉर्टेंट बस में छोड़ दो इसको। इसके बाद डायरेक्ट अध्याय 13 देख लेते हैं। देखो अध्याय 13, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन गोलीय सतह से, यहाँ से ज्यादातर प्रश्न 3 नंबर के आते हैं, ज्यादातर 3 नंबर के, 5 के बहुत कम चांस है, तो 3 में ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि स्नेल का नियम है ना, 3 नंबर में पूर्ण परावर्तन प्रिज्म क्या है, इसके उपयोग लिखिए, ये हो गया। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, ये हो गया। पीत बिंदु एवं अन्य अंध बिंदु किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण क्या है, यह किस पर निर्भर करते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद है वर्धानता, वर्धानता को देखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। वर्धानता का मतलब होता है किसी इंसान को उसके आंख से कम दिखाई देना, है ना, धूमिल दिखाई देना, उसी को वर्धानता कहते हैं। तो वर्धानता से मुझे नहीं लगता है प्रश्न आएगा, इसलिए मैं ऐसे ही थोड़ा सा बता दिया हूँ आपको। इसके बाद देखो लेंस के 3 उपयोग लिखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद अवतल दर्पण का कोई 3 उपयोग लिखिए, ये भी। समतल दर्पण को कोई 3 उपयोग लिखिए, ठीक है, ये आसान प्रश्न आसानी से बन जाएगा, ये भी 3 नंबर का है। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी संबंध वाला। और ये वाहन के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, ये भी। और एक प्रश्न ये देखो, ये जो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी, ये मैं बता देता हूँ। ये प्रश्न जब आएगा ना तब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है, जैसे 50 की जगह हम 40 दे दिया, 30 दे दिया, है ना, फोकस दूरी को, और कहेगा क्षमता निकालना, क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, तो सूत्र पहले याद रखना, ठीक है। फोकस दूरी कितना है, 50 दिया है। अब आपको क्या करना है, जो क्षमता निकालना है, P बराबर 1/f, और f का मान कितना था, बस नीचे में रख दो 50, तो 1/50 मतलब कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा ना, तो 2D हो गया,
ठीक है 2d। अब अवतल लेंस, ठीक है अभी तो उत्तल लेंस के हमने निकाला, उत्तल लेंस का कितना है इतना आया। अब अवतल लेंस के लिए निकालेंगे तो अवतल लेंस के लिए क्या करेंगे, ये जो फोकस दूरी है ये प्लस से माइनस में चला जाएगा, ठीक है प्लस से किस में चला जाएगा, माइनस में। तो माइनस में कर देंगे तो यहाँ पे जो मान है ये माइनस में रख देंगे, ठीक है तो देखो माइनस में रख दिया ऐप का मान। अब ये क्या आ गया, जैसे यहाँ पे प्लस 2d में प्राप्त हुआ इसी तरह से माइनस 2d में हो जाएगा, समझ में आ गया। और जब मान बदलेगा यहाँ पे 60 कर देगा, ठीक है 60 कर देगा फोकस दूरी, तो आपको समझ जाना है कि करना क्या है, यहाँ पे 60 लिख देना है, या फिर 30 करे 30 कर देना है, या 25 करे 25 कर देना है ना, 0.25 जो भी हो, बस हल करना है और उसके बाद उत्तर आ जाएगा। ठीक है गणितीय प्रश्न यहाँ से ज्यादातर देखने की जरूरत नहीं, गणितीय प्रश्न इसमें जो दिया है वो नहीं आता है, हमेशा बाहर से आता है, जो बुक में रहेगा वही गणितीय प्रश्न आएगा, इसलिए यहाँ पे अपने गणितीय प्रश्नों के लिए टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है ये है 1.5d क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न अति इंपॉर्टेंट अति। देखो ये जो 6 दिया है ना इसको भी मैं बता दूं, लेंस की क्षमता p, इस बार दिया क्या है क्षमता दी, इस बार उल्टा कर रहे हैं, फोकस दूरी निकाल रहे हैं, याद रखना फोकस दूरी निकाल रहे हैं, मतलब जो अभी मैंने गणितीय प्रश्न बताया है फोकस दूरी दिया था तो क्षमता निकालते हैं, इस बार क्षमता दिया हुआ है और इस बार क्या निकालेंगे फोकस दूरी, तो क्षमता को किससे दर्शाएंगे p से, ठीक है 1.5d है। अब सूत्र वही है, सूत्र में क्या करेंगे बदलाव कर देंगे, जैसे ये सूत्र क्या था p बराबर 1/f यही था, तो देखो p के जगह में f, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक, p के जगह में f के जगह में p, इस तरीके से बदल दिया है, तो ये हमें प्राप्त हुआ, p का मान यहाँ पे रख देंगे और p का मान यहाँ पे रख दिया, और ये जो 1 है ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर अब भाग दे दो 6, तो 6-7 सेंटीमीटर आएगा, 6 यही सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ है। तो देखो इसे इस तरीके से बनाना है, बहुत सारे प्रश्नों को देखने की जरूरत नहीं, मैंने 2 प्रश्न बता दिया है ना, अब इन दोनों प्रश्नों से आप लोगों को आसानी से इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा जिनका मान बदला जाएगा वो बन जाएगा, तो मतलब यहाँ से पूरा नंबर फिक्स हो गया समझो। लेंस की क्षमता क्या है इसकी इकाई लिखिए, ये 3 नंबर के प्रश्न है। 3 नंबर के पास उत्तल एवं अवतल दर्पण में कोई 3 अंतर लिखे, ये भी है। समतल एवं उत्तल दर्पण के कोई 3 अंतर लिखे, ये भी है 3 नंबर का। इसके बाद ये वाला प्रश्न 5 नंबर के, गोली दर्पण किसे कहे प्रकार लिखिए, और ब जो है दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, तो 2 नंबर का ये प्रश्न, 3 नंबर के 5 नंबर का हो गया। ठीक है 5 नंबर में ज्यादा प्रश्न नहीं देखेंगे, ये भी 3 नंबर के, यहाँ से ज्यादातर 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है तो ये अवतल उत्तल सब दर्पण के बारे में पूछ रहा है। ठीक है और इसके बाद देखो गोली दर्पण के निम्न परिभाषित कीजिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव दरार, इनको परिभाषित करने के लिए कहा, ये भी 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। अभिसारी और अपसारी लेंस के बारे में भी पूछ सकता है, तो 3 नंबर के प्रश्न ये भी है, अपसारी और अभिसारी लेंस देख लेना। इसके बाद 55 नंबर के प्रश्न देखते हैं, कुछ प्रश्न है 55 का जिनको देख लेते हैं। ठीक है ये 5 नंबर का है, 5 नंबर का प्रश्न, ठीक है इसको देख लेना। 5 नंबर का प्रश्न ये है, इसको देख लेना, इसमें प्रकाश तंतु और दूरदर्शी के बारे में पूछा है, और है क्या कोई पर, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में 2 प्रश्न है, ये दोनों को देख लेना। ठीक है चौथा और छठवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो चौथा और छठवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं बता रहा, 3-3 का ज्यादा बता रहा था क्योंकि 3-3 का ही ज्यादातर यहाँ से देखने को मिलेगा, 5 का तो नहीं के बता रहा, जो बता रहा हूँ उनमें से कोई भी नहीं आ सकता है, मतलब बहुत कम चांस है आने के। ये वाला भी 5 नंबर में, और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है 1 मिनट, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बताऊँ क्या, देखो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 100% चांस है, आता तो नहीं है यहाँ से, लेकिन आ जाए तो बाय द वे यही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है आ जाए तो इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भी मोस्ट IMP। ठीक है और कोई है क्या, ये तो आ चुका है एग्जाम में, और अवतल दर्पण किसे कहते हैं ना, पर्दे के पीछे वाला, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है और ये लघु त्रिप्रश्न क्रमांक 8 और अति लघु त्रिप्रश्न 2-3 सब बता दें, हो गया कंजट छोड़ो इसको। ठीक है इसको छोड़ देते हैं, अब एक अध्याय बस और बचा है, एक अध्याय बस और बचा है, ये अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। इस अध्याय में कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, देखो यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न में ये जैसे परावर्तन के प्रकार लिखिए, ये प्रश्न हो गया 3 नंबर में। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार लिखिए। अपवर्तन किसे कहते हैं, है ना, ये प्रश्न 3 नंबर में है। जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तब प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी 3 नंबर का है ना। 3-3 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, ये भी 3 नंबर का है।
अपवर्तन की घटना के दैनिक जीवन कोई 2 उदाहरण दीजिए। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? परम अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, ये परावर्तन के नियम 5 नंबर में आएगा। ठीक है, 5 नंबर में परावर्तन के नियम और परावर्तन की परिभाषा ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, अपवर्तन की परिभाषा। ठीक है, ये पूछ के आपको 5 नंबर के बना के देगा। तो ये परावर्तन के नियम 3 नंबर का प्रश्न है, हालांकि 3 नंबर का है, लेकिन ये 5 नंबर में ही देखने को मिलेगा। जब भी तुम्हें देखने को मिलेगा तो परावर्तन के नियम और जैसे कि परावर्तन के प्रकार दोनों को जोड़ देगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर में आ जाएगा। तो 5 नंबर का प्रश्न है और ये 100% आने वाले प्रश्नों में से एक है। तो 5 नंबर में तो मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में दे देता हूँ, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, 5 नंबर के प्रश्न में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी 5 नंबर के अपवर्तन के नियम। ठीक है, 2.5 अंक के करके ऐसे 5 नंबर के अपवर्तन और परावर्तन दोनों को मिला के दे सकता है। ये प्रश्न सिर्फ 3 नंबर का, पूर्ण आवर्ती परावर्तन इसके लिए क्या आवश्यक है। और ये वाला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है, प्रकाश परावर्तन से किस प्रकार भिन्न है, ये भी सिर्फ 3 नंबर का है। ठीक है, देखो इस तरीके से चित्र बनाना है। 3 नंबर में देखो ये वाला, बताइए कि आप समतल अवतल दर्पण है ना, इसके बारे में पूछ रहा है, इसको बताना है। फिर ये भी 3 नंबर का है। 8वां 9वां ये भी 3 नंबर का है और 10वां भी 3 नंबर का है। ठीक, 3 नंबर में ये भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर में है तो चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रहेगा। ठीक है, इसको देख लेना। और 3 नंबर में ये भी है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखे कह रहे हैं। इसके बाद 3 नंबर में और कोई है क्या है? सब प्रश्न ज्यादातर 3-3 नंबर के हिसाब से आ रहा है ना। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए और प्रकाश के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। ये हो गया। अगला देखो दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक। किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा 2 माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसमें क्या संबंध है। ठीक है, ये हो गया। सापेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसके सूत्र लिखिए। ये हो गया। ये प्रश्न जो है वो 3-3 नंबर के हैं। अब देखते हैं 5-5 नंबर का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। 3 नंबर में मैं थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, 5 में कम बता रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के उत्क्रमणीय सिद्धांत क्या है ना, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तान में मरीचिका एवं भ्रम क्यों है, तो ये ज्यादा 3 नंबर में देखने को मिल सकता है, हालांकि 5 नंबर के तौर पे यहाँ पे दिया गया है और इसके चांसेस भी कम है। आप चाहो तो पढ़ो, चाहो तो छोड़ दो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई प्रश्न है क्या? हाँ, एक प्रश्न ये है, गणितीय प्रश्न है। ठीक है, गणितीय प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन वाला, मतलब ये आ चुका है 2024 में, इसके चांसेस नहीं के बतौर हैं। तो बस इतने प्रश्नों को तुम्हें अच्छे से तैयार करना है। तो इससे तुम्हें कितने नंबर मिल जाएगा? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 16 नंबर। और 6 दूनी 12 का मैंने पहले ही बता दिया है। तो 16 और 12 नंबर आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 28 नंबर। 28 नंबर तक के प्रश्नों को तो मैंने बता दिया कि 28 नंबर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। बाकी बचा है, ढूंढते जाऊंगा, मैं बताते जाऊंगा। ये जो विज्ञान सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा रेयर सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है, बहुत सारे टॉपिकों को देखना पड़ता, अनसॉल्व को देखना पड़ता है। एक तो अनसॉल्व हो गया और आपका क्या बोलते हैं प्रश्न बैंक हो गया, है ना। उन सबको मिला के प्रश्न को जितना मतलब सबको मिलाना पड़ता है, फिर ढूंढना पड़ता है, और फिर इन सभी से मिलाने के बाद मुझे ये देखना होता है कि इनमें से कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है। उसके बाद बाकी जो प्रश्न नहीं के बतौर है उसको हटा देते हैं और जो आने वाला रहता है उनको ही हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं।